हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपको एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर हमारे अतीत क्या कब कहाँ और कैसे के विषय में कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों, ये सिक्स्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, तो हम शुरू करते हैं। रशीदा बैठी पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। मित्रों, यह जो अनुमान है कि हज़ारों साल पहले या 100 साल पहले क्या हुआ था, हम इसके लिए अनेक माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उस समय के कोई रिटन डॉक्यूमेंट, जैसे कोई शिलालेख, कोई हाथों से लिखी कोई लिपि, तो इनके माध्यम से हम इनका पता लगा सकते हैं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति माने उसको यादाश्त उस समय की हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम जान सकते हैं। दोस्तों, किस प्रकार जान सकते हैं? अतीत का मतलब है कि हमारे जो पुराने समय में के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे पुराने लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं है, यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय कौन कौन से खेल खेले जाते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक थे या कौन से गीत गाए जाते थे, लोग कहाँ रहते थे। दोस्तों, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस जो नर्मदा नदी का जिक्र किया गया है, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा जो वहाँ की जो धरोहर थी, संपदाएं थी, उससे परिचित थे, उसके बेनिफिट को जानते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी किया करते थे। मित्रों, बच्चों, हम आपको बता दें कि जो प्राचीन काल में जो लोग हमारे जो पूर्वज थे, वो हमेशा नदियों के किनारे रहते थे। इसे दो बेनिफिट्स थे। जो नदी के माध्यम से वह अपने गंतव्य पर आसानी से आ जा सकते थे। दूसरा, उनके लिए यदि वो खेती करते, पीने की पानी की सुविधाएं, इन सब को देखते हुए वे नदियों के किनारे ही रहा करते थे। तो चैप्टर की बात करते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। हमें गेहूं और जौ के कुछ साक्ष्य मिले जिससे हमें अनुमान लगाया कि उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गायें, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बना लिया था। इसका हमें इससे अनुमान लग जाता है कि हमें मनुष्यों की बस्ती से जो जानवरों के अवशेष मिले हैं, उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि उन्होंने जानवरों को पालतू बना लिया था। कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। मित्रों, इसमें जो मैप दिया गया है, यह है भारत में बहने वाली नदियां हैं, गंगा, यमुना, चंबल, सोन इत्यादि। अब बात करते हैं चैप्टर की आगे की। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में
के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो बिहार है उसका पुराना नाम मगध था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी कभी काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। दोस्तों इससे यह पता चल जाता है कि उनका जो ट्रैवलिंग सिस्टम था वो किस टाइप का था। वो व्यापार के लिए, किसी से मिलने जुलने के लिए, या दोस्तों युद्धों में भाग लेने के लिए यात्राएं करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते। उस समय में धार्मिक गुरु भी थे जो धर्म का प्रचार करते थे और लोगों का मार्गदर्शन करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। एक दूसरे की यात्राएं करने से, दूसरे एरिया में यात्रा करने से दोस्तों उनको वहाँ की भूगोलिक स्थितियाँ, वहाँ के रहन सहन के बारे में जानकारियाँ मिलती थी। एक बार फिर से मानचित्र एक देखें जो आपकी बुक में दिया गया है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वत की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्रों को भी पार कर सके। मित्रों इसमें बताया गया है कि जो यात्राएं थी पहले भी थी और लोग शुरू से इसी प्रोसेस से चले आ रहे हैं। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। दोस्तों इंडिया जो शब्द निकला है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिसे सिंधु कहा जाता है। कुछ हिस्ट्री की बुक्स के अंदर प्राचीन काल से ही भारत को सब सिंधु प्रदेश भी कहा जाता रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, जो आगे कंपटीशंस होते हैं उनमें यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत को सब सिंधु प्रदेश भी कहा जाता था। अपने एटलस में ईरान, यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस व इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद में ये जिक्र किया गया है कि जो भरत था, जो भरत राजा हुए, जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वो उनके नाम से संबोधित किया जाता था। इसका ऋग्वेद के अंदर वर्णन है। बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के लिए किया जाने लगा और भरत से भारत का नाम उदय हुआ। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। बच्चों पांडुलिपि वो होती है जो ऋषि मुनि हाथ से लिखकर जाते थे और वो एक विशेष पत्तों पर लिखी जाती थी। उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा मैन्यू, जिसका अर्थ है निकलना, जिसको हम इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कह देते हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो हाथ से लिखी होती हैं। वो कुछ विशेष पत्तों पर लिखी जाती थी और उनको संभाल कर रखा जाता था।
ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। मित्रों, यह भोजपत्र पर लिखी जाने वाली एक पांडुलिपि का चित्र आपके सामने है। इतने वर्षों में भी इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिल जाती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल भाषा में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर अभिलेख शब्द आया है। अभिलेख वे होते हैं जो लेख किसी भी पत्थर पर किसी नुकीले औजार से उकेरे गए हों। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अपना अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। उत्कीर्ण मैंने उसको लिखवाना, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का उल्लेख किया करते थे। लगभग 2250 वर्ष पूर्व यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक अभिलेख है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। अशोक महान सम्राट के बारे में हम चैप्टर 8 में स्टडी करेंगे बच्चों। तो आगे बात कर लेते हैं हम। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। बच्चों, जो हिस्ट्री का अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं हिस्ट्री की चीज़ों की, उनको हम पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों का भी अध्ययन करते हैं। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। बच्चों, ये आप देख रहे हैं एक मिट्टी से बना हुआ पात्र है, और आप जो साइड में देख रहे हैं ये चांदी के प्राचीन काल के सिक्के हैं तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़े के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियाँ, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्तोत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। स्तोत्र का मतलब माध्यम, कि वो किस किस माध्यम से यह जान सकते हैं कि हिस्ट्री में कि उस समय में लोग कैसा खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। इतिहासकार उन्हें जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्तोत्र से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्तोत्रों को सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर पाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्तोत्रों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के लोग अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन तथा व्यापारियों की जीवन शिल्पकलाओं के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम देखते हैं कि उस समय भी
देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ हम उनके शिलालेखों और लेखों से जान पाते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। मित्रों, जो पॉपुलर लोग होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन जो आम आदमी डेली रूटीन करते हैं उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं रखा जाता है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर तुमसे कोई तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, महावर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्षों की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। बच्चों, ईसा मसीह का जन्म एक ईसा में माना जाता है और उसी के हिसाब से वर्ष तय किए जाते हैं। जैसे अब 2021 लगा हुआ है तो 2021 में ईसा मसीह के जन्म के 2021 वर्ष के बाद हम चल रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व कहा जाता है। इससे क्या मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं, और जो हम बात कर रहे हैं वो ईसा मसीह के जन्म की बाद की बात कर रहे हैं। तो इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियाँ, अंग्रेजी में बीसी, बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व, कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो घटनाएं रही हैं, जैसे महान अशोक का जो जन्म है वो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हुआ है। कभी कभी तुम तिथियों में एडी हिंदी में लिख पाते हो। एनो डामिनियो नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के से है। कभी कभी एडी की जगह सीई, बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन ईरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन ईरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो बच्चों, जैसे ही हम किसी भी ईयर्स को काउंट करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, इसके बारे में अक्सर सवाल भी आ जाता है कि बीसी का क्या मीनिंग है। तो बिफोर कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना, और दोस्तों एडी की बात करें तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए। सभी अभिलेखों में लिपियों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? दोस्तों, इसके लिए ना एक अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और इसमें काफ़ी समय लग जाता है इस चीज़ को स्टडी करने के लिए कि अभिलेखों में क्या क्या लिखा गया था। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसोटा नामक एक कस्बा था जहाँ पर एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों में लिखे गए हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं जिसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। तो दोस्तों, इसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं जो इसको स्टडी करते हैं।
बच्चों अब बात कर लेते हैं कि इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अब आज के लोग जो यात्रा करते हैं अपने रिश्तेदारों मित्रों से मिलने के लिए करते हैं, काम के लिए, व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए। और जो पहले लोग थे वो भी इसी प्रकार यात्राएं किया करते थे। दूसरा क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लिखने वाले लेख को क्या कहते हैं? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? कठोर सतह पर लिखवाने लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता था और इन्हें शिलालेख, स्तंभलेख आदि और अभिलेख कहा जाता था। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? पुरातत्वविदों को कपड़े के बहुत कम अवशेष मिले होंगे, क्योंकि उस समय सूती कपड़े का उपयोग किया जाता था। जो सूती कपड़ा होता है वह समय के साथ गल सड़ जाता था। डेट के बारे में हम पहले बता चुके हैं, तिथियों के बारे में अब बात कर लेते हैं। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ कि तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी। तो दोस्तों इसमें बच्चों इसमें 2 तिथियां हैं, 4700 और 2500। इनके लिए BC अक्षर समूह का प्रयोग करेंगे। बिफोर क्रिस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की दोनों तिथियां हैं, क्योंकि इस समय जो है वो 2021 लगा हुआ है और यहाँ पर जो जिक्र किया गया है वो 2500 का किया गया है। इसलिए यह डेट ईसा मसीह के जन्म से पहले की रही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी 2500 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। और 4700 की बात करें तो यह भी ईसा मसीह के जन्म से पहले के वर्ष की बात यहाँ पर की गई है। कर लेते हैं सुमेलित करो की। इसमें नर्मदा घाटी शिकार और संग्रह के लिए प्रयोग होती थी। मगध पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ यहाँ पर पहली बार कृषि की गई। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर थे। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं। तो 2500 वर्ष पूर्व से आपको पता चलता है कि यह 2500 वर्ष ईसा पूर्व की बात यहाँ पर की गई है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक मुख्य अंतर बताओ। बच्चों मैं पहले बता चुका हूँ कि पांडुलिपियाँ जो हैं पेड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी और अभिलेख जो हैं वो पत्थरों पर अंकित किए जाते थे। पांडुलिपियाँ पत्तों पर, पेड़ के किसी भी वृक्ष के पत्तों पर, और अभिलेख जो हैं वो किसी भी पत्थर पर खुदाई करके लिखे जाते थे। रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके उत्तर दो। हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ये कोई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर से बनी हो सकती हैं? बच्चों सिक्के भी पत्थर के हो सकते हैं, हथियार, आभूषण, चित्र और मूर्तियाँ, औजार भी। हड्डियाँ पत्थर की नहीं होती। पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष। इनके माध्यम से पुरातत्वविद हिस्ट्री के बारे में अधिक जानकारी अर्जित कर लेते हैं। साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते? इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो राजा रानी होते थे वो अपना लेखा जोखा अपने जो उनके राजकवि होते थे उनके माध्यम से रखते थे, लेकिन जो साधारण स्त्री पुरुष हैं वो अपने कार्य को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते, इसलिए उन्हें अपने डेली रूटीन को लिखने की अधिक ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चले। राजाओं का जो जीवन शैली था वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होती थी, और राजा जो अपना विजयों का जो उल्लेख है वो अभिलेखों, स्तंभलेखों के माध्यम से किया करते थे, जबकि आम किसान इसके बारे में लेखा जोखा नहीं रखते थे और ना ही अपनी किसी जीत का या किसी खुशी का कहीं पर जिक्र करते थे। तो बच्चों इस प्रकार हमने कुछ इसमें मेन क्वेश्चन भी आपको करवा दिए हैं। हर प्रकार की इसी एजुकेशन से संबंधित किसी भी क्लास की वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराना भूलें। धन्यवाद।